आज का टॉपिक है भारत का संविधान का 5वां भाग। आज हम लोग बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या यूं कहें कि केवल उन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पहले भी हम लोग कुछ अनुच्छेदों को पढ़ चुके हैं। संविधान के भाग 4 तक 51 क अनुच्छेद तक हम लोग जानते हैं कि उनमें क्या पढ़ना है। आइए अनुच्छेद 51 क के बाद हम लोग आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखें। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसका विवरण है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं, उस चुनाव मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं उसका मैं विवरण दे दूं कि इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अन्य प्रकार के भी सदस्य होते हैं जैसे मनोनीत सदस्य, लेकिन उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। दूसरे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वे होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिसको आप विधायक बोलते हैं, वही लोग फिर इसमें भाग लेते हैं। अर्थात राष्ट्रपति चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों जो सदन हैं उसके सदस्य होते हैं, जिनको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो जो निर्वाचित हैं सिर्फ वही भाग लेते हैं। दूसरे राज्य के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिनको हम लोग एमएलए बोलते हैं, वो सारे एमएलए भाग लेते हैं जो निर्वाचित हैं। और राज्यों के अलावा हम जानते हैं कि हमारे देश में कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ पुडुचेरी और दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये प्रक्रिया हुई है 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये सब प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको कि पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कब से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हुए। तो आपको बताना होगा मई 1992 से। किस संविधान संशोधन के द्वारा हुए, तो आपको बताना होगा 70th यानी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिए जाने का विवरण है कि किस प्रकार के शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया है। राष्ट्रपति से अगर किसी प्रकार की कोई कदाचार या कुछ ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति चूँकि हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, तो बहुत सबसे अधिक इज्जत है उनकी, तो उन पर उनको हटाने के लिए महाभियोग कैसे चलेगा उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अब आते हैं आगे उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है संविधान में वो है अनुच्छेद 63 में। आपको पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का वर्णन कहाँ है, तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 63 में। अब आगे पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति को एक क्षमादान की एक बड़ी शक्ति प्राप्त है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का वर्णन है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। आपको पूछ सकता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 76। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का वर्णन है। तो संसद का गठन किससे किससे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को संसद बोला जाता है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद के निर्माण के लिए इनमें कौन कौन जिम्मेवार हैं, तो आपको चुनना होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा कोई भी नहीं। संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछता है। संसद लिख देगा, संसद
में शामिल हैं डैश, उसके बाद ऑप्शन रहेंगे आपके, तो आपको चुनना होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना यानी राज्यसभा की रचना किस प्रकार से होगी वो बताया गया है अनुच्छेद 80 में, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 74 में एक छूट गया था, अनुच्छेद 72 के बाद, उसमें मंत्रिपरिषद जो है उसका वर्णन है, और मंत्रिपरिषद के बारे में कहा गया है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देने की एक संस्था है। ठीक है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का वर्णन है, और अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। आपसे पूछ सकता है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 106 में है। और उससे भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 110, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 110। और जो प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं। और प्रत्येक बार आप देखते होंगे सरकारें जो है वो प्रत्येक साल फरवरी में बजट पेश करती हैं, तो वो अनुच्छेद 112 के तहत होता है। अब है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 120, अनुच्छेद 120 बताता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होगी, कौन कौन सी होगी। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का वर्णन है। आपको पूछेगा उच्चतम न्यायालय का गठन और स्थापना का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 124 में है। और सभी उच्चतम न्यायालय का मतलब समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, वो एक अभिलेख न्यायालय होता है, जिसका वर्णन है 129 में। 129 अनुच्छेद बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है, वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि वैसा न्यायालय जिसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं उस फैसले को कानून माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला, जिस केस में भी कोई अगर निर्णय सुना दिया है, तो वो निर्णय अपने आप एक कानून बन जाएगा। तो ऐसे न्यायालय जिनका निर्णय, जिनका अंतिम फैसला जो है कानून बन जाता है, वैसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, और ये अनुच्छेद 129 के तहत है। राज्यों में जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो भी अभिलेख न्यायालय होते हैं, देखेंगे अभी हम लोग आगे। उच्चतम न्यायालय तो अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है ही। अच्छा, अब बताते हैं भारत सरकार का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका वर्णन है अनुच्छेद 148 में। और सभी राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं, तो राज्यों के राज्यपाल का बारे में वर्णन है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन है कि सभी राज्यों में एक एक उच्च न्यायालय होगा, या कौन से राज्य में किस तरह के उच्च न्यायालय होंगे, कहाँ होंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और यहीं पे अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय है, 215 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय जो होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। यानी हाई कोर्ट्स भी जो होते हैं वो एक अभिलेख न्यायालय होते हैं, वो 215 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत हाई कोर्ट्स का गठन यानी उच्च न्यायालयों का गठन किया जाता है। अब आते हैं पंचायतों का वर्णन किस, या पंचायत की शक्ति, क्रियाएं, गतिविधियां, इस सब का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 क से लेकर के अनुच्छेद 243 ण ट ठ ड ढ ण तक पंचायतों का वर्णन है। फिर अनुच्छेद 243 त, ण खत्म होगा, उसके बाद त थ द द शुरू होगा, तो अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 या 6 तक नगर पालिकाएँ
और उसकी शक्तियाँ, उसकी क्रियाविधि, उसका निर्वाचन वगैरह वगैरह के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायतों का वर्णन कहाँ है, किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना होगा 243। अगर विशेष विवरण दे दिया क ख ग घ करके दिया तो आपको बताना होगा क से लेकर ण तक पंचायतें हैं और त से लेकर के य छ तक नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिकाएँ और उससे संबंधित सारी बातें हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। बोलेगा वित्त आयोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो 280 बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं जो भारत में है, आईएएस, आईपीएस, ये सब जो हैं, तो उसके बारे में कहाँ वर्णन है, तो अनुच्छेद 212 में है। 212 बोलते हैं, 312 में है। अनुच्छेद 312 में 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है और अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। जैसे संघ में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 315 अनुच्छेद 315 के तहत उसका निर्माण और गठन किया गया है, और राज्यों में जैसे बिहार में बीपीएससी, झारखंड में जेपीएससी वगैरह वगैरह जो हैं, ऐसे आयोग, लोक सेवा आयोग जो हैं, उनका गठन, उनका निर्माण जो है अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन करवाता है, चुनाव करवाता है पूरे भारत में, सभी प्रकार के चुनाव जो करवाता है, उसका वर्णन है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में। अब जो महत्वपूर्ण 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये आपके आपात स्थिति का वर्णन करते हैं। देश में आपात की उद्घोषणा जो होती है वो 352 के तहत होती है। लेकिन अनुच्छेद 356 जब आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। और अगर कोई राज्य में पैसों की कमी हो गई है, वित्तीय चीज़ों की कमी हो गई है, तो वो आपात उपबंध लगा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में उपबंध का प्रावधान है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज हैं। इन्हीं अनुच्छेदों में से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। धन्यवाद।